दोस्तों नमस्कार। नेता बचाएं या पार्टी बचाएं, यह सवाल तो पहले भी था, यह सवाल आज भी है। पहले इस सवाल पर गौर इसलिए नहीं किया गया क्योंकि नेता पार्टी को जिता रहा था और पार्टी जीत रही थी। जीतती हुई पार्टी का नेता सर आंखों पर होता है, राजनीतिक तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी। और ऐसे में एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन आरएसएस है जो ये मानकर चलती है कि राजनीति का पाठ इस देश में जरूर चला जाना चाहिए, लेकिन एक शुद्धिकरण के साथ जिसमें समाज की भागीदारी हो। लेकिन धीरे धीरे बीते 10 वर्षों में जो प्रशासन, जो शासन, जो राजनीति के तौर तरीके मोदी सत्ता ने इस देश के भीतर परोसे, उससे प्रभावित बीजेपी भी हुई। और यह सवाल धीरे धीरे उसी शक्ल में सामने तो आया कि नेता बचाएं या पार्टी बचाएं, लेकिन इस बार जिस शक्ल में आया उसमें सवाल यह है कि नेता को बचाएंगे तो पार्टी खत्म हो जाएगी, पार्टी को बचाएंगे तो नेता को बदलना होगा। राजनीतिक तौर पर यह मैसेज बीजेपी और संघ के भीतर उछलने लगा है। सामान्य तौर पर अक्सर संघ यह देखता परखता रहा कि कोई भी बीजेपी के साथ खड़ा व्यक्ति, नेता, मंत्री, सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, कोई तो कुछ कहता नहीं है क्योंकि सभी को राजनीतिक जीत चाहिए। और इसीलिए जिन सवालों को संघ उठाता था वो सवाल उस राजनीतिक शोर में दफन हो जाते थे। लेकिन अब सवाल तो कुछ और हो चला है। नेता, मंत्री, सांसद, विधायक यह तो राजनीति करते हैं और यह तो अपने नेता के सामने दबे हुए रहेंगे ही, लेकिन इस देश का वोटर, इस देश का वह वोटर जो पीढ़ियों से आरएसएस के साथ है, इस देश का वह वोटर जो जनसंघ के दौर में भी सक्रिय था और बीजेपी के दौर में भी सक्रिय रहा, लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया कि इस बार हरियाणा में वोट डालने के लिए वो घर से बाहर नहीं निकला। पिछली बार की तुलना में सिर्फ 1.5% वोटिंग कम हुई, लेकिन बड़ा सवाल यह उठा, जो नए वोटर निकलकर कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी के साथ आए, अगर पुराने वोटर जो बीजेपी के कट्टर वोटर रहे हैं वह निकल आते तो ऐसी स्थिति ना होती जो कि एग्जिट पोल में नजर आ गया और सार्वजनिक तौर पर सबके सामने उभर गया कि दरअसल स्वयंसेवक भी घर में ही रहा और इलाके दर इलाके, खास तौर से शहरी इलाकों में जो हालात हैं, जो परेशानी है, जो मुश्किल परिस्थितियां हैं, इनसे 2-4 राजनीतिक सत्ता तो होती नहीं, लेकिन वोटर तो होता है और वोटर को उसी समाज में रहना है। और इन्हीं परिस्थितियों के भीतर अब अगला सवाल संघ के सामने यह भी आकर खड़ा हो गया, अगर हरियाणा में उसके अपने वोटर नहीं निकले, जिसे वह हिंदू वोटर के तौर पर कहने से चूकते नहीं है, लेकिन बीजेपी हिंदू वोटर नहीं कहती है। बीजेपी तो हिंदुत्व का नाम लेकर तमाम वोटरों को साथ रखना चाहती है। और यह सवाल अब महाराष्ट्र की दिशा में अगर बढ़ गया तो महाराष्ट्र में इतनी बुरी गत हो जाएगी, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में 2 दशकों या 3 दशकों के बाद बीजेपी चुनाव मैदान में अपने बूते होगी, शिवसेना को तोड़कर अपने बूते होगी, एनसीपी को तोड़कर अपने बूते होगी और टूटी हुई शिवसेना और टूटे हुए एनसीपी को साथ लेकर चल रही होगी। यह मनोविज्ञान वोटरों को रिझाएगा नहीं। और अगर महाराष्ट्र के भीतर स्वयंसेवक घर से नहीं निकलता है, जैसे हरियाणा में नहीं निकला, हरियाणा के भीतर गुरुग्राम का इलाका हो, फरीदाबाद का इलाका हो, यहां तक कि रोहतक का इलाका हो और सिरसा का इलाका हो, और बात अगर और आगे बढ़ाइएगा तो इस दायरे में झज्जर भी आएगा और इस दायरे के भीतर पानीपत भी आएगा, कुरुक्षेत्र भी आएगा। तो क्या कुरुक्षेत्र और क्या पानीपत, युद्ध की तमाम परिस्थितियां तो बीजेपी के भीतर है। और अगर वोटर इस शक्ल में बोलने लग जाए कि हम आपको वोट देंगे नहीं, और ऐसा नहीं है कि हम आपको वोट नहीं दे रहे हैं तो आपके विपक्ष में खड़े कांग्रेस को दे देंगे, जी नहीं, ऐसी परिस्थिति भी नहीं है, क्योंकि वोटरों के सामने जो कि बीजेपी के साथ हमेशा से रहा, उसके भीतर अभी भी यह सवाल है कि कांग्रेस हिंदू के खिलाफ है, इसीलिए वो वोट नहीं देंगे। उनके जहन में अभी भी सवाल है
क्या वाकई कर्नाटक में गणेश जी को शिक्षकों के पीछे रख दिया गया, यानी ताले लगा दिए गए, उनको वहां बंद कर दिया गया, जिन मूर्तियों को लेकर कार्यकर्ता सड़क पर उतरे थे? जिन सवालों के आश्रय आरएसएस का वोटर या बीजेपी का वोटर घूमड़ता है, उसमें कांग्रेस फिट बैठ नहीं रही, यह तो सही है। लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति आ गई कि बीजेपी का अपना वोटर ही उसको साथ देने को तैयार नहीं, तब क्या होगा? यह एक ऐसा सवाल है जिस सवाल का जवाब संघ के पास नहीं है और उसे तय करना है नेता या पार्टी। और अगर नेता को लेकर वैकल्पिक परिस्थितियों को देखना है तो एक दो नहीं, 3-4 सवाल इस वक्त बीजेपी के भीतर और आरएसएस के भीतर घुमड़ने लगे हैं। इन 4 सवालों का जवाब बीजेपी के भीतर बैठे हुए वह लोग चाहते हैं जो रणनीति बनाते हैं, जो ताकत देते हैं कार्यकर्ताओं को, जो प्रोफेशनल वर्ल्ड में कहीं ना कहीं संघ से जुड़े रहे पुराने दौर में और इस दौर में वह तकनीकी युग से जुड़े हों या फिर आंकड़ों की दुनिया में अर्थशास्त्र को संभाल रहे हों। ऐसे लोगों की भी कतार है जो जान रहे हैं कि इस देश की अर्थव्यवस्था इस देश के लोगों के अनुकूल नहीं है, सवाल सिर्फ मिडिल क्लास का नहीं है। और इन परिस्थितियों के बीच भी अगर बीजेपी यह तिलिस्म खड़ा करती चली गई कि देख लीजिए हम जीत जाएंगे, और अगर हरियाणा ने संकेत दे दिए तो फिर महाराष्ट्र के संकेत तो बीजेपी के भीतर एक ऐसा बवाल खड़ा कर देंगे जिसमें संघ को सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा कि नेता को बचाएं या पार्टी को बचाएं, क्योंकि जनता, उनके भीतर की जनता खुद ब खुद खड़ी हो जाएगी। शायद यही वो वजह है जहां पर पहली बार 4 सवाल, सुन लीजिए इन 4 सवालों को, उसके बाद बात आगे बढ़ाई जाएगी। पहला सवाल तो यही है, क्या बीजेपी के अध्यक्ष को लेकर अभी भी आरएसएस कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहा है जो नाम मोदी और शाह की टीम देगी यानी सरकार देगी उसी नाम पर मोहर लगा देंगे? ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। दूसरा सवाल, जिस तरीके से राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बदला गया और इस तरीके से लाया गया कि वहां के जेन्युइन उम्मीदवार जो मुख्यमंत्री बन सकते थे, अगर आप किसी को हटा रहे हैं, चाहे वो वसुंधरा राजे हो, चाहे वह शिवराज सिंह चौहान हो। मत यह भी है कि दरअसल बीजेपी के सिर्फ 3 मुख्यमंत्री ही इस दौर में फिट हैं। उसमें एक उत्तर प्रदेश है, एक असम है और तीसरा उत्तराखंड है। इसके बाद कोई मुख्यमंत्री फिट नहीं। यहां तक कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस ने भी बीजेपी का बंटा धार किया है। जिस राजनीतिक जमीन को बरसों बरस से सींचा गया, बड़ा किया गया, उसका भी बंटा धार हुआ है। तो बदलना तो इन सभी को होगा। यह दूसरा सवाल था। तीसरा सवाल था कि विकल्प क्या है आपके सामने, प्रधानमंत्री पद को लेकर कौन सा व्यक्ति है जो फिट बैठेगा। इस नाम की खोज तुरंत करनी शुरू कीजिए, अन्यथा बीजेपी अगर इस चेहरे के आश्रय चलती चली जाएगी, और इस चेहरे को लेकर तो संघ ने पहले ही बकायदा मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में लिखा कि 2024 के चुनाव से पहले लिखा कि यह चेहरा काम नहीं करेगा, तो फिर अभी तक इस चेहरे के आश्रय क्यों टिके हुए हैं? और चौथा सवाल योगी को लेकर है। योगी के उत्तर प्रदेश में होने पर कहीं ना कहीं इस देश में उन वोटरों को एक आस है कि योगी हैं, तो उन वोटरों को आस है कि वह जिस उम्मीद के आसरे या जो बरसों बरस की मेहनत उन्होंने जिस भी रूप में की, और जाहिर है जिस भी रूप का मतलब यह है कि जिस हिंदुत्व का बोलबाला होना चाहिए और जिस हिंदुत्व या हिंदू मुस्लिम की पराकाष्ठा में बीजेपी ने राजनीति की, उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी तो चूक गए। वो अपनी राजनीति को साधने में लग गए, खुद को बचाने में लग गए। लेकिन योगी को परेशान क्यों किया जा रहा है? और क्या वाकई योगी अध्यक्ष या योगी प्रधानमंत्री इन दोनों पद में किसी पद के लिए फिट नहीं है? प्रोफेशनल एस्पेक्ट में सवाल तो उन लोगों का है जो बाहर रहते हैं, लेकिन संघ से जिन्होंने बचपन में ट्रेनिंग पाई है। कोई भी ऐसा राज्य आप खड़ा क्यों नहीं कर पाए जिस राज्य के आश्रय कह सकते थे कि देखिए बीते 10 बरस में यह हमारा एक मॉडल है। आपने एक मॉडल गुजरात में खड़ा किया, हमने मान्यता दी, लेकिन यह मॉडल उत्तर प्रदेश में क्यों खड़ा नहीं किया गया? और उसको उस तर्ज पे क्यों नहीं, अगर उत्तर प्रदेश में
जो आरएसएस की सोच है, जो बीजेपी शुरू में आई उसकी जो सोच समझ थी, उस आश्रय अगर उत्तर प्रदेश को खड़ा कर दिया जाता, क्योंकि 2017 से तो लगातार बीजेपी ही है और बहुमत के साथ खड़ी है, और वो पूरा किला ढहढहाते हुए अब दिखाई दे रहा है कि 2027 के चुनाव में लौट भी पाएगी या नहीं लौट पाएगी। उसके पीछे भी दो ही वजह है, एक तो दिल्ली की सत्ता और दूसरा दिल्ली की सत्ता के जरिए जो ताना बाना योगी सरकार के लिए बुना जाता है, उनकी परेशानी को लेकर बुना जाता है और दिल्ली से परेशान किया जाता है, उसमें तो इस देश के भीतर ना कोई प्रयोगशाला बचेगी ना कोई किला बचेगा। तो क्या वाकई इस वक्त सरकार का रंग उतरने लगा है? क्योंकि उन्हें समझ में आने लगा है कि हरियाणा के चुनाव परिणामों में जो भी मुद्दे बीजेपी ने उछाले, वह मुद्दे कांग्रेस से छिटक कर आए हुए थे, चाहे वो शैलजा का मुद्दा हो, चाहे दलितों का मुद्दा हो, चाहे छत्तीस बिरादरी का मुद्दा हो, चाहे जाट का मुद्दा हो, चाहे हुडा का मुद्दा हो। लेकिन यह परिस्थिति महाराष्ट्र में नहीं बनेगी। यहां तो बन गई तो कुछ वोट संभल गए, अन्यथा जो रिजल्ट आना था वह तो 75 से 80 सीटें कांग्रेस जीत जाती अगर वह एकजुटता के साथ नजर आती। वह कुछ कम इसलिए हुआ क्योंकि वही वोट बैंक छिटक के आ गया। अब यहां पर आखिरी सवाल जो पॉलिटिकल तौर पे उभर रहा है वो महाराष्ट्र को लेकर इस हद तक है कि क्या किया जाए। और संयोग से कल प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र में थे। वह जिन बातों का जिस तर्ज पे जिक्र कर रहे थे, और संयोग से कल ही राजस्थान में उन्हीं बातों का जिक्र सरसंघचालक मोहन भागवत अपनी तर्ज पर कर रहे थे। इन दो बातों को अगर आप मिलाइएगा तो आप समझ जाएंगे कि दरअसल यह कैसी घड़ी बीजेपी और आरएसएस के लिए है। पहले तो प्रधानमंत्री मोदी की इस आवाज को सुन लीजिए। कांग्रेस सरकार बनाने का सपना देख रही है। कांग्रेस जानती है कि उसका वोट बैंक तो एक रहेगा, लेकिन बाकी लोग आसानी से बढ़ जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए कांग्रेस और उसके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो, लोगों को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो। इसलिए हमें अतीत से सबक लेना है। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। ध्यान दीजिए, बीजेपी को कहें या प्रधानमंत्री मोदी को कहें, यह साफ समझ में आने लगा है कि इस देश के भीतर जो बहुसंख्य वोटर कल तक उनके साथ था वो अब उनसे छिटक चुका है। सवाल राजनीतिक तौर पर परिभाषित करने का है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको नए तरीके से परिभाषित इस तरीके से किया कि कांग्रेस के पक्ष में उसका अपना वोट बैंक तो बना रहेगा, लेकिन बाकी वोट जो है वो अगर अलग अलग हिस्सों में बट जाएंगे तो फिर हम बट जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे और उनकी महफिल सज जाएगी। उनकी महफिल सजने मत दीजिए। राजनीतिक तौर पर यह परिस्थिति बटने, बांटने, जोड़ने और एकजुट होने की जब निकल कर आती है तो संकट गहरा है, क्योंकि भाषण कोई नेता नहीं, कोई सांसद नहीं, इस देश का प्रधानमंत्री दे रहा है। यह समझना होगा। और इस भाषण को जब आपने सुन लिया तो इसी वक्त कमोवेश राजस्थान के बारान नगर में सरसंघचालक मोहन भागवत स्वयंसेवकों को पाठ पढ़ा रहे हैं। उनके शब्द क्या होते हैं? वो कहते हैं, हिंदू समाज खुद को एकजुट करे। वहां ना बटने का ऐलान है, यहां एकजुट करने का जिक्र है, और एकजुट करने के लिए भाषा, जाति और क्षेत्रों के हिसाब से ना बटे। यानी जो सवाल जाति का उठ रहा है, जिसका जिक्र राहुल गांधी बार बार कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए, इस देश के भीतर में सामाजिक तौर पर एक्सरे होना चाहिए, और वहीं पर एक सामाजिक सांस्कृतिक संस्था जो खुद को कहती आरएसएस, वो अब कह रही है कि देखिए भाषा, जाति और क्षेत्र में ना बटे।
वो कहते हैं कि सुरक्षा के लिए हिंदू समाज को एकजुट होना होगा। सिर्फ मैं या मेरा परिवार से काम नहीं चलेगा, समाज को जोड़ना होगा। और उसके बाद वो कहते हैं भारत हिंदू राष्ट्र है, हम यहां प्राचीन काल से रह रहे हैं, हालांकि हिंदू शब्द बाद में आया। यहां रहने वाले भारत के सभी संप्रदायों के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग किया जाता था। हिंदू सभी को अपना मानते थे और सभी को स्वीकार कहते थे, और हिंदू कहते थे कि हम सही हैं और आप भी अपनी जगह पर सही है। एकजुटता की यह खोज खुले तौर पर आरएसएस इस बात को कहने से चूकती नहीं है जो सरसंघचालक मोहन भागवत कहते हैं कि आरएसएस का काम यांत्रिक नहीं है, टेक्नोलॉजी जैसा नहीं है, बल्कि विचारशील है। और इसीलिए संघ के लिए मूल्य जो होता है वह समूह में होता है, समूह के तौर पर होता है। फिर वो स्वयंसेवक तक जाता है, स्वयंसेवक के परिवार तक जाता है, और दुनिया के किसी भी दूसरे संगठन की तुलना में संघ कहीं ज्यादा सर्वोपरि है। आप इस दृष्टि से चीजों को देखिए। तो प्रधानमंत्री मोदी की कही हुई बात और दूसरी तरफ सरसंघचालक की कही हुई बात दरअसल उस मुश्किल लकीर पर दोनों चल रहे हैं, जहां पर अपने ही संघ के से निकले हुए प्रचारक की सत्ता को बचाएं या इस देश के भीतर संघ के विचारों के आश्रय दोबारा से बीजेपी के लिए एक राजनीतिक जमीन तैयार करे। इस उहापोह की स्थिति में आरएसएस आज की तारीख में फंस गई है, क्योंकि उसके ठीक सामने कांग्रेस और राहुल गांधी जिन मुद्दों के आश्रय चल रही है, मुद्दे उन्हें परेशान कर रहे हैं, क्योंकि ये सामाजिक तौर पर इस देश के भीतर उन परिस्थितियों को पैदा करते हैं जिन परिस्थितियों से इस दौर में हर किसी ने आंखें मूंद ली थी। हम इसलिए कह रहे हैं कि इस देश के सार्वजनिक उपक्रमों को आजादी के बाद से नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह के कालखंड तक देखिएगा तो हर किसी ने पब्लिक सेक्टर को बनाया है। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि प्रधानमंत्री मोदी के काल में पब्लिक सेक्टर खत्म होने लगा। 2013-14 में पब्लिक सेक्टर में काम करने वालों की तादाद 17,30,000 थी और 2024 में उसमें काम करने वाले लोगों की तादाद 13,90,000 है। यानी ध्यान दीजिए, तकरीबन 4 लाख के लगभग इस दौर में काम करने वाले लोग खत्म हो गए, कम कर दिए गए, और ये पब्लिक सेक्टर प्राइवेटाइज हो गए। हालांकि इसको नए शक्ल में राहुल गांधी कहते हैं कि पब्लिक सेक्टर में चूंकि आरक्षण था तो वो आरक्षण उन्हें अब नहीं मिलता है, चूंकि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की व्यवस्था है नहीं, तो वहां नहीं देते हैं। लेकिन एक पूरी प्रक्रिया के तहत चीजें कैसे खत्म की जा रही है, सुन लीजिए। राहुल गांधी भी कल महाराष्ट्र में थे और कल ही वो जिक्र कर रहे थे इस बात का। पहले पब्लिक सेक्टर हुआ करता था, पूरा का पूरा प्राइवेटाइज कर दिया। पहले उसमें रिजर्वेशन थी, अब पब्लिक सेक्टर गायब। एक के बाद एक प्राइवेटाइज हो रहा है। सक्सेसफुल पब्लिक सेक्टर यूनिट जो चल रहा है, प्राइवेट सेक्टर से कॉम्पीट कर रहा है, पैसे बना रहा है, लोगों को रोजगार दे रहा है, वो प्राइवेटाइज हो रहे हैं। उसको प्राइवेटाइजेशन नहीं कहना चाहिए, उसको डी रिजर्वेशन कहना चाहिए कि आपने उसको वहां से रिजर्वेशन हटा दिया, डी रिजर्व कर दिया और आपने रिजर्वेशन हटा दी। तो अब सवाल उठता है कि सालों से आरएसएस और बीजेपी ये काम कर रहे हैं। राहुल की बातों को अगर आप शुद्ध तरीके से राजनीतिक तौर पर भी लें तो उसका सबसे बड़ा मैसेज तो यही है कि इस देश के भीतर जाति की राजनीति या सोशल इंजीनियरिंग के शगुफों के आश्रय जो भी राजनीति अभी तक साधी गई, उसमें राहुल गांधी ने इस देश में एक बड़े वोटर को कांग्रेस के करीब लाकर खड़ा कर दिया, क्योंकि बीजेपी के पास इसकी काट नहीं है और बीजेपी इस दिशा में बढ़ नहीं सकती है, क्योंकि वह राजनीतिक तौर पर और सत्ता संभालने के बाद जिस कॉरपोरेट प्रेम में चली गई, उसके हालात तो इस देश की आंखों के सामने हैं कि इस देश के भीतर कैसे बेरोजगारी का आलम बढ़ा, कैसे इस देश में प्रति व्यक्ति आय कम हुई, किसानों को लागत नहीं मिल पाई,
डिग्री हाथ में लेने वालों को नौकरी नहीं मिल पाई, लेकिन इन तमाम परिस्थितियों के बीच कॉरपोरेट का नेटवर्थ बढ़ता चला गया। अब इस पूरी परिस्थिति में कैसे सेंध आरएसएस लगा सकती है, उसके लिए भी यह एक बड़ा सवाल है। राजनीतिक तौर पर वो ये मानकर चलती रही कि एक प्रचारक अगर नेता बनता है, सांसद बनता है, पार्लियामेंट जाता है, तो वह संघ के विचारों को ही वहां पर रखेगा, लेकिन यहां तो प्रचारक प्रधानमंत्री बन गया। और उसके बाद कॉरपोरेट प्रेम ने इस देश के भीतर इतनी बड़ी दीवार खड़ी कर दी कि दोबारा संघ संघ है यह बताने में उसको बार बार मुश्किल हो रही है, और उन बातों का जिक्र कर रहे हैं जिन बातों का जिक्र गुरु गोलवलकर करते थे। अब समूह का जिक्र हो रहा है। जरा सोचिए, श्याम प्रसाद मुखर्जी पहली बार जब गोलवलकर जी के पास पहुंचे कि पॉलिटिकल पार्टी बनानी है, तो गोलवलकर ने मना कर दिया कि पार्टी समूह का काम होता है, यह एक व्यक्ति का काम नहीं होता है। तो वो कलकत्ता लौट के अपनी एक अलग पार्टी बना ली उन्होंने। फिर वापस जनसंघ को बनाने में एक सामूहिकता का बोध था, लेकिन इस दौर में सत्ता भी सामूहिकता भूल गई, तो बचेगा क्या? और इस रंग के भीतर का सच क्या है? रंग के भीतर का सबसे अनूठा रंग या सबसे अनूठी त्रासदी यह है कि अब सरकार खुद को बचाने के लिए हर चीज पर पर्दा डालने को तैयार है। स्थितियां इतनी भयानक हो चुकी है कि पहली बार पार्लियामेंट की जो कमेटी बनती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी पीएसी, उसने बुलावा भेजा सेबी के चेयरमैन को, माधवी पुरी बुच को भेजा कि आप आइए और जानकारी दीजिए जो आप पर आरोप लगे हैं, जो मैनिपुलेशन का खेल है, जो आपकी अपनी कंपनियों का जो पूरा खेल है, जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, सफाई दीजिए। तो सफाई को देने वो आए या ना आए, उन्होंने कोई जवाब तो नहीं भेजा, लेकिन उसी पब्लिक अकाउंट कमेटी के बीच से बीजेपी के एक सांसद ने बकायदा स्पीकर को खत लिख डाला और कहा कि यह गलत काम है। और क्या शब्दों का इस्तेमाल किया, हमें लगता है पहले आज इसे सुनना चाहिए। निशिकांत दुबे, जो कि केसी वेणुगोपाल चूंकि चेयरमैन है पीएससी के, और इसमें जो लोग हैं इसमें 22 लोग होते हैं, उसमें से 10 लोग बीजेपी के हैं, उनके सहयोगियों के 3 और हैं, 9 ही सदस्य हैं जो विपक्ष के हैं। बावजूद इसके जैसे ही बुलावा भेजा गया, इन्होंने पत्र लिखा जो स्पीकर को, उसमें उन्होंने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिसडेनफुल एक्ट बताया। यानी उनका कहना है कि यह संवैधानिक प्रावधान के खिलाफ है, असंवैधानिक और घृणित कार्य किया है केसी वेणुगोपाल ने। और यह नियम कहता ही नहीं है कि उनको बुलाया जाए, क्योंकि ना तो सीएजी ने कोई रिपोर्ट दी है, ना केंद्र सरकार ने कहा है, तो आप बुला कैसे सकते हैं? अब आप सोचिए, पार्लियामेंट्री कमेटी बनी हुई है, उसके भीतर भी बीजेपी लड़ रही है, और जबकि बीजेपी की सदस्य नहीं है माधवी पुरी बुच, उस तो नियामक संस्था को देखती है और उसके जरिए लोगों के हितों को संभालना, और वो हित डावाडोल हो गए, इसीलिए वो कमेटी बुला रही है। लेकिन जिन शब्दों के जरिए जिन बातों को लिखा गया, इसमें और भी चीजों को समझना चाहिए कि उन्होंने सीधे तौर पर कहा, ऐसी क्या वजह है कि यह असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, यह अत्यधिक निंदनीय है। उन्होंने कहा कि सेबी की जो चीफ हैं बुच पर हितों के टकराव का जो आरोप लगाया गया, यह टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल, हाईली डिप्रोवेबल एक्ट है, और इसको इन्वेस्टिगेट करने का कोई अधिकार नहीं है। इतना ही नहीं, यह भी कहा गया कि भारत बड़ी तेजी से दुनिया में विकास कर रहा है, और ऐसे में अगर बुच को बुलाया जाता है तो यह लगता है कि दुनिया के भीतर जो टूल किट होता है उससे ये खेल रहे हैं और उसी आश्रय काम कर रहे हैं। यानी भारत के विकास को दुनिया देख नहीं पा रही है, इसीलिए सेबी चीफ को आप मत बुलाइए, ये तो दुनिया के हाथों खेलने। कुछ ऐसा ही जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया, सुनिए जरा। आज कांग्रेस के असली रंग खुलकर सामने आ गए हैं। कांग्रेस को अब अर्बन नक्सल का गैंग चला रहा है। पूरी दुनिया में जो लोग भारत को आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं, कांग्रेस अब खुलकर उनके साथ खड़ी है। तो प्रधानमंत्री को कांग्रेस का रंग तो दिखाई दे रहा है, लेकिन खुद उनकी अपनी सत्ता, उनकी अपनी सरकार और बीजेपी का रंग किस तरीके से इस वक्त उतर रहा है, और उस उतरते हुए रंग में नेता को बचाएं या पार्टी बचाएं, यह संघ अगर सोचने लगा है तो परेशानी अब
तीन रास्तों पर संघ और बीजेपी दोनों को लाकर खड़ा कर चुकी है और ये तीनों रास्ते मौजूदा वक्त में मोदी की सत्ता के खिलाफ हैं। सवाल यह नहीं कि मोदी की सरकार गिर जाएगी, बिल्कुल नहीं, यह सवाल नहीं है। सवाल यह है कि सरकार बनी रहे, चलती रहे, बीजेपी कैसे मजबूत हो, इस दिशा में जो विकल्प खोजा जाना चाहिए वो रास्ता कहां जाता है। सहमति असहमति के बीच खुले तौर पर बीजेपी के भीतर से कोई नेता अगर बोल पाने की स्थिति में नहीं है तो क्या वो हरियाणा के बाद महाराष्ट्र के चुनाव में अगर जो बुरी गत आरएसएस खुद देख पा रही है वैसा हो गया तो कौन किस रूप में निकल कर आएगा, संघ को इस बात की भी चिंता है। सवाल अनुशासन का नहीं बल्कि अनुशासन से एक कदम आगे का है। अनुशासन का मतलब तो अपनी सत्ता के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाना है, लेकिन अनुशासन के आगे का सवाल कि अगर आवाज नहीं उठाई तो आने वाले वक्त में कुछ भी नहीं बचेगा, इसलिए आवाज उठाने की जरूरत है। और यह सवाल अब सरसंघचालक के भीतर भी समाया हुआ है। अलग अलग जगहों पर उनके वक्तव्य खुले तौर पर नजर आ रहे हैं। तो पहला रास्ता आरएसएस से निकलता है, वह किस तेजी से पहल करेगा जिससे महाराष्ट्र में कम से कम स्वयंसेवक और बीजेपी के कट्टर वोटर तो निकल आए। लेकिन मुश्किल यहां एक है, खुद संघ इस दौर में बीजेपी से रूठा हुआ और यह मैसेज नीचे तक जाया चुका है। दूसरा सवाल, क्या वाकई बीजेपी के भीतर से उठने वाले सवाल, पहले खट्टर फिर सैनी, और जो हरियाणा की राजनीति को दिल्ली से चलाने की सोच थी, अब यह सवाल महाराष्ट्र के भीतर भी आएगा जहां पर देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी ने बीजेपी का बंटाधार तोड़फोड़ के आश्रय कर दिया। लेकिन वह भी तो रिमोट पर दिल्ली से ही चल रहे थे। यह दूसरा सवाल। और तीसरा सवाल इन सबसे महत्वपूर्ण है, अगर हर सवाल का जवाब इस देश की राजनीतिक सत्ता संघ के प्रचारक से प्रधानमंत्री बने मोदी के कार्यशैली पर आकर टिक रहा है तो रास्ता निकालेगा कौन और निकलेगा कैसे। प्रोटोकॉल कहता है कि खुद अपने तौर पर पहल उसी सत्ता को करनी चाहिए, संघ पहल राजनीतिक तौर पर नहीं करेगा। लेकिन दूसरी परिस्थिति कहती है कि संघ ऐसे हालात तो बना ही सकता है जहां खुद ब खुद बीजेपी के भीतर से सवाल बाकी उठाने लग जाएं। ये बाकी उठाएंगे कौन और ये सवाल आपको महाराष्ट्र चुनाव से पहले दिखाई देगा या महाराष्ट्र चुनाव के परिणामों के बाद दिखाई देगा। खेल 3 से 5 महीने का है। तस्वीर सामने होगी क्योंकि पहली बार रंग उतर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।